हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम 12 सितंबर के न्यूज़ हेडलाइन की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला जो हेडलाइन है वो है आयुष्मान भारत को लेकर। आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि आयुष्मान भारत स्कीम क्या है। अगर नहीं जानते तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक हेल्थ स्कीम लागू किया था, आयुष्मान भारत। प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसमें यह व्यवस्था की गई थी जो गरीब, जो बीपीएल हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं या फिर जो गरीब लोग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए एक हेल्थ स्कीम था कि उनके लिए एक 5 लाख तक का एक अमाउंट फिक्स किया गया था जिसमें वो अपना अगर उनको कोई बीमारी होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस था एक तरीके से गरीब लोगों के लिए। अब इस स्कीम को, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को का थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया है और इसमें सीनियर सिटीजन्स को शामिल किया गया है। अब इसमें कितने साल के लोगों को शामिल किया गया, तो इसमें लगभग 70 साल या फिर उससे भी ज़्यादा बुजुर्ग जो भी सीनियर सिटीजन है उनको इसमें शामिल किया गया है और उनके लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इसमें की व्यवस्था की गई है, जहां प्राइवेट कहीं भी वो चाहें वो इस पैसे का इस्तेमाल करके अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसमें कोई इनकम कैप नहीं रखा गया है, बल्कि अगर कोई सीनियर सिटीजन सेंट्रल फंड, मतलब सेंट्रल सीजीएचएस कार्ड होल्डर है या फिर उसके पास कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहा हो पहले, तो इस तरह के ऑलरेडी उनके पास अगर कोई इस तरह के हेल्थ स्कीम का लाभ वो ले रहे हैं, तब वो दोनों में से किसी एक का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सीजीएचएस का भी लाभ ले रहे हैं और इस आयुष्मान भारत का, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की किसी मेडिकल पॉलिसी का लाभ ले रहा है या फिर किसी प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस का फ़ायदा ले रहा है, तब भी उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें जो भी पहले से जो भी उनको, अगर मान लीजिए कि 70 ईयर से नीचे के जिन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है और उनको जो बेनिफिट जितना अमाउंट का दिया गया है, तो ये जो अमाउंट होगा 5 लाख का वो बिल्कुल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो कि ये आप जो भी व्यक्ति जिन व्यक्ति का भी ये इंश्योरेंस हो रहा है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक सरकार की बहुत बेहतरीन योजना है, जो कि क्योंकि सीनियर सिटीजन को काफ़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं और किसी भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ होता है। तो इससे शायद एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इसके साथ ही कैबिनेट ने एक और मंजूरी दी है, जो मिशन मौसम है एक केंद्र सरकार का, जो कि मौसम विभाग से जुड़ा हुआ, इसमें रिसर्च के लिए पैसे दें। तो इसमें उन्होंने कुछ और फंड दिया है और इस फंड का इस्तेमाल जो वेदर कंडीशन होता है उसको, प्रिडिक्शन को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए और लोगों तक सही वक्त पर पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था इसमें बनाई जाएगी। इस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा इस पैसे के इस्तेमाल से। और इस पैसे का इस्तेमाल करके चैट जीपीटी की तर्ज पर मौसम जीपीटी का भी एक ऐप का डेवलपमेंट किया जाएगा, एक एआई बेस्ड ऐप का, जिसमें आप अपना कोई भी वो कीवर्ड डालते ही आपको मौसम से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो ये 2 कैबिनेट का डिसीजन था पिछले दिनों, तो उससे जुड़ा हुआ हेडलाइन था। अब हमारा अगला जो हेडलाइन है वो सेमीकंडक्टर को लेकर है। तो ग्रेटर नोएडा में एक सेमीकॉन इंडिया 2024 एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहाँ पे सीएम योगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ही गए हुए थे। और उन्होंने पूरी दुनिया को यह एश्योरेंस दिया है कि दुनिया में कहीं भी अगर आपको चिप की कमी होती है तो आप इंडिया को बोल सकते हैं, इंडिया उसको अवेलेबल कराएगी। और इसके पीछे सरकार की ये पूरी एक विज़न है कि भारत को एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में डेवलप किया जाए। और बाहर से काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो इंडिया आ रही हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, अलग अलग जगहों पे वो अपना रिसर्च R&D सेंटर बना रही हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोल रही हैं। और क्योंकि अभी तक सेमीकंडक्टर जो था वो सिर्फ चाइना और ताइवान में बनता था, मतलब इसका सबसे बड़ा पोर्शन जो था वो चाइना और ताइवान में बनता था। और कोविड के दौरान जब स्थिति गड़बड़ हुई तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो थी वो काफ़ी हद तक रुक गई थी
और जिसकी वजह से और क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम यूज करते हैं उन सब में इसको लगाया जाता है। तो अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है, इसका सप्लाई रुक जाता है, तो एक तरीके से पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो रुक जाती है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो रुक गई थी, महीनों का डिमांड जो क्यू में लगा हुआ था। तो ये सारी इसकी वजह थी सेमीकंडक्टर और चिप का समय पर नहीं उपलब्ध हो पाना। तो इसकी वजह से जो कंपनियां थी वो चाइना और ताइवान से अलग एक अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, जिससे कि इसकी कमी कभी भी ना हो पाए। और भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ में अपना बना रही हैं, जिससे कि कंपनियां यहाँ आए और इजीली अपना एक R&D सेंटर या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलें। लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था मिनरल्स की रॉयल्टी को लेकर कि अगर जिस राज्य में भी मिनरल्स की खुदाई होती है तो उस राज्य को एक रॉयल्टी या टैक्स अलग से दिया जाएगा, जो भी कंपनी उसका फ़ायदा ले रही है। तो इसके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन सरकार ने डाला है और इसके ऊपर एक बवाल मचा हुआ है। इसलिए बवाल मचा हुआ है क्योंकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के यहाँ गणपति की स्थापना हुई थी, तो उस पूजा में वो शामिल हुए थे। और जनरली ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी चीफ जस्टिस के पास कोई प्राइम मिनिस्टर उनके किसी प्राइवेट फंक्शन में जाए। तो इसकी वजह से एक तरीके विपक्ष अपनी तरफ से एक अलग आरोप लगा रहा है कि इसके जरिए सरकार जो है वो, क्योंकि सरकार के बहुत सारे मुद्दे या फिर बीजेपी के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक फेवर देने की बातें हो जाए। तो विपक्ष भी इसके लिए DY चंद्रचूड़ पे भी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला कर रहा है। वहीं लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी, बड़े बड़े लॉयर्स भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये एक गलत परंपरा है और प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के पास नहीं जाना चाहिए, उनके घर नहीं जाना चाहिए, उनके किसी प्राइवेट और फंक्शन में, और चीफ जस्टिस को भी किसी रिलीजियस फंक्शन को इस तरीके से पब्लिकली नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई भी रिलीजियस अफेयर है उसको वो अपने घर के अंदर अपने एक प्राइवेटली उसको वो करे, और उसकी इस तरीके की तस्वीर सोशल मीडिया या फिर मीडिया में आना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये एक मतलब कि ये दो चीज़ों को मैंने मिला दिया। तो मतलब ये है कि जो स्टेट है उसको जो रॉयल्टी देने की बात है उसके ऊपर अब रिव्यू पिटीशन डाला गया है, और ये रिव्यू पिटीशन केंद्र सरकार और बाकी जो PSUs कंपनियां हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि जो PSU कंपनियां हैं उसको इससे काफ़ी नुकसान होगा, बहुत सारे PSU कंपनियां हो सकते हैं बर्बाद हो जाए। वहीं टाटा ग्रुप ने भी इसके खिलाफ पिटीशन डाला है, क्योंकि झारखंड में अगर हम देखते हैं तो टाटा ग्रुप के पास बहुत सारे माइंस हैं और 2005 से ही उनको ये चीज़ें देनी है, जो भी रॉयल्टी या टैक्स है वो 2005 से इसकी पूरा हिसाब किताब होगा। तो हज़ारों करोड़ का जो बकाया है वो राज्यों के ऊपर हो जाएगा। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आपको ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में देना है, बल्कि अगले 15-20 साल में आपको धीरे धीरे करके इसको दे देना है। अब इससे किन किन राज्यों को फ़ायदा होता अगर ये रॉयल्टी मिलती, अगर रॉयल्टी कंटिन्यू रहेगी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं बदलता है तो मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर राजस्थान, तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसे राज्यों को काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। अगला जो हेडलाइन है वो है हाफ ऑफ सिटीज रोड विक्टिम्स आर वॉकर। तो एक डेटा अभी जो रोड सेफ्टी के ऊपर एक डेटा पब्लिश किया गया है, और उस डेटा के अनुसार ये कहा गया है कि जो सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके ज़्यादातर जो रोड विक्टिम्स होते हैं, मतलब जो एक्सीडेंट का जो भी मामला होता है, उसमें से लगभग 50% जो जिनमें मौत होती है वो पेडेस्ट्रियन होते हैं, जो पैदल चलने वाले जो व्यक्ति हैं वो होते हैं। उसके बाद 45% ऐसे लोग होते हैं जो इस दुर्घटना का शिकार होने वाले, 45% लोग जो होते हैं वो या तो 2 व्हीलर पे चलते हैं या फिर 3 व्हीलर पे चलते हैं। वहीं साइकिल से चलने वाले लोगों जो दुर्घटना के शिकार होते हैं उनमें से 3% साइकिलिस्ट हैं और 2% जो हैं वो 4 व्हीलर से चलते हैं। तो ये एक जो रिपोर्ट आया है, इसके ज़रिए कहीं मतलब इस बात की एक बहस छिड़ गई है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे पैदल चलने वालों के जो उनका भी एक नागरिक के रूप में उनका कुछ अधिकार है, तो उस अधिकार का पालन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं भी हम
या तो फुटपाथ होता नहीं है, अगर फुटपाथ होता भी है तो उसको इंक्रोच किया जाता है, उस पर बाकी सारी गतिविधियाँ होती हैं जो जिससे कि पैदल चलने वालों के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगला जो हेडलाइन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है श्रीब्रत गोस्वामी। इन्होंने एक चिप डेवलप किया है और इस चिप ये जो पूरा चिप है वो ह्यूमन ब्रेन की तर्ज पे ये काम करेगा। जिस तरीके से इसमें जो स्टोरेज सिस्टम होगा, इसका जो काम करने की स्पीड होगी, जो एक तरीका होगा, वो पूरी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी तरीके से ये चिप काम करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च है, जो एक डेवलपमेंट है, जो आने वाले टाइम में एक क्रांतिकारी कहा जा सकता है। इसके बाद हम एक हेल्थ इशू की चर्चा करते हैं और वो हेल्थ इशू है पार्किंसंस। एक रिसर्च किया गया है जो कि जामा नेटवर्क ओपन एक जर्नल है जो कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जर्नल है। उसमें एक रिसर्च पेपर छपा है और इसमें यह दावा किया गया है कि जो पार्किंसंस डिजीज़ है, जो कि एक न्यूरो डिजीज़ है, लेकिन ऐसा इसमें कहा गया है कि इसकी जो वजह है वो न्यूरो ना होकर दिमागी मतलब ब्रेन की वजह से ये ना होकर एक जो आपकी गट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या पेट की खाना नहीं ठीक से पचना या फिर पेट की अन्य जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है या फिर एक ऐसी चीज़ें कुछ बदलाव होती हैं जिससे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला जो एक लेयर होता है वो इससे इफेक्टिव होता है, जिससे ब्रेन में वो चीज़ें जाने लगती हैं और इससे ब्रेन का जो सेल्स होता है वो डैमेज होने लगता है और जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी तक ये माना जाता था कि पार्किंसंस पूरी तरीके से एक न्यूरो डिजीज़ है और जिसका बाकी शरीर के बाकी हिस्से से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये जो रिसर्च आया है उसके हिसाब से कि पेट में अगर कुछ परेशानी होगी तो उसका असर आगे चलकर पार्किंसंस जैसी बीमारी का रूप ले सकता है। अब यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़ क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक ओल्ड एज डिजीज़ है जो जनरली ज़्यादा उम्र होने के बाद ही होती है, ये यंग एज में नहीं होता है और ब्रेन के सेल्स के डैमेज होने की वजह से ये होता है। और इससे जब कोई भी मरीज मतलब जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी होती है वो जैसे उसको चलने में दिक्कत होती है, वो ठीक से कॉन्फिडेंट होकर चल नहीं पाता है, वो किसी भी चीज़ हाथ से वो कोई भी काम इस तरह नहीं कर पाएगा, कहीं ना उसमें उसको परेशानी होती है। तो हाथ से या फिर बॉडी का जो एक कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं एक ढीला पड़ जाता है, क्योंकि ब्रेन और बाकी बॉडी का जो एक कनेक्शन है वो ठीक से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इंसान ठीक से काम नहीं कर पाता है अपने शरीर से। अब आगे हम कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ उसकी चर्चा करते हैं। तो अमेरिका में इलेक्शन से पहले जो भी दो मेन कैंडिडेट होते हैं उनके बीच बहस की परंपरा है, डिबेट की परंपरा है और ये लगभग हर कैंडिडेट जो होते हैं वो पीछे भी उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ डिबेट किया और इस डिबेट के जरिए वो अपना विजन बताते हैं जनता को। तो जनता को काफ़ी एक क्लैरिटी मिलती है कि उन्हें किनको चुनना है और इसके जरिए हमें कौन सा कैंडिडेट जीतने के बाद किस पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा इसकी भी एक झलक मिल जाती है। तो मेनली जो इन दोनों के बीच बहस हुई है इकोनॉमी के मुद्दे पे हुई, ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट नेशन है तो वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके ऊपर जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो बाइडन थे उन्होंने पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, वहीं कमला हैरिस ने बोला कि हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, लोगों के एस्पिरेशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी दोनों के बीच काफ़ी तीखी बहस हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि वह मिलियंस ऑफ पीपल पोरिंग इनटू आवर कंट्री, मतलब बहुत मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो अमेरिका में इलीगली आ रहे हैं या फिर इमिग्रेशन के थ्रू ऑफिशियली भी आ रहे हैं, तो उसके ऊपर हम रोक लगाएंगे। उसका जवाब कमला हैरिस ने दिया। इसके बाद एबॉर्शन के ऊपर भी बातें हुई, जिसमें कमला हैरिस ने कहा था गवर्नमेंट एंड डोनाल्ड ट्रंप certainly should not be telling a woman what to do with her body। कि गवर्नमेंट या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहेंगे कि कोई भी महिला उसको अपने शरीर के साथ क्या करना है, ये उसका शरीर है, उसका अधिकार है। तो इसके ऊपर भी, जबकि इसके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसके एबॉर्शन के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि ये स्टेट लॉ के अंदर आता है, तो उसका एक हवाला इन्होंने दिया।
इसके बाद रशिया यूक्रेन वार के ऊपर भी दोनों के बीच बहस हुई, जिसमें कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये कीव में पुतिन के साथ बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। फिर गन कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि अमेरिका में गन कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि गन की जो सिविल लोगों को भी गन मतलब वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर में भी गन मिलता है, और जिसकी वजह से कोई भी अपने पास गन रख सकता है, और जिसकी वजह से आए दिन हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे गन लेकर चले जाते हैं और मास शूटिंग होती है। तो इसके ऊपर भी दोनों का हुआ। फिर कैपिटल अटैक जो हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, और जिसके बाद किस तरीके से जो उनके समर्थक थे वो कैपिटल वहाँ पे जाके उन्होंने अटैक कर दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब मुद्दों पे दोनों के बीच बहस हुई। अब कुछ एडिटोरियल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसटी में कौन कौन से एसटी के एडिटोरियल की चर्चा करते हैं। तो वेलकम कवर फॉर गिग वर्कर्स। तो पिछले दिनों सरकार ने बोला कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई जाएगा, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। फिर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल मीडिया। तो जो अभी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल का एक मिनिमम एज तय करना चाहता है, ताकि जो बच्चे हैं वो इससे कम से कम एक्सपोज हो। फिर अंडरस्टैंडिंग कमला हैरिस फॉरेन पॉलिसी। कमला हैरिस का क्या मतलब, पूरी डिबेट में हमने जैसा मैंने बताया कि जो इन दोनों जो भी कैंडिडेट के बीच डिबेट होता है उसके जरिए उनके आने वाला कार्यकाल क्या होगा, उनकी पॉलिसीज़ क्या होगी, वो पूरा का पूरा समझ में आने लगता है। तो इसी के जरिए कमला हैरिस के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये वीडियो है कि किस तरीके से उनका फॉरेन पॉलिसी हो सकता है। फिर बेंगलुरु डेवलपमेंट नीड्स बेटर प्लानिंग। बेंगलुरु में एक नई तरीके से वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन बन रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि पीछे दिनों हमने देखा कि किस तरीके से 1 साल पहले बेंगलुरु पूरी तरीके से डूब गया था। फिर वहाँ पे पानी की भी काफ़ी समस्या रहती है, कभी डूब जाता है, कभी पानी की समस्या रहती है। तो इसके लिए पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की चर्चा करते हैं। तो पहला एडिटोरियल है सी वॉज सो मच बेटर बट ही मे स्टिल विन। कि मतलब कमला हैरिस मतलब डिबेट में वो दिखी कि वो किसी भी तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर थी, लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कहा नहीं जा सकता। तो ही में स्टिल विन है, और ये जो लिखा है वो यूएस के ही 2 कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है। फिर एडिटोरियल है फोनी आइडिया, जो ऑस्ट्रेलिया में जो सोशल मीडिया को लेकर जो एक मिनिमम एज के से जुड़ा हुआ एक कानून लाने की बात की जा रही है, उसके ऊपर है। अब ये एक इतना, इसलिए दोनों ही न्यूज़पेपर ने इसको एडिटोरियल के रूप में इसलिए छापा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर जनरली अभी चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी अभी उतना अवेयरनेस नहीं है कि पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन देते हैं, बच्चे किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो इस्तेमाल है उनके दिमाग के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर कितना भयानक असर डाल रहा है, ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही घातक है। तो इसके ऊपर एक अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये अंकुश ना तो अकेले सरकार लगा सकती है, ना अकेले पेरेंट्स लगा सकता है, और ना ही तो इन दोनों के साथ साथ जो मोबाइल कंपनियां हैं, जो भी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, तो ये तीनों मिलकर इस पूरी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक आर्टिकल है जो दोनों ही पेपर में है। उसके बाद फाइंडिंग डिविनिटी इन वर्ल्ड एडिक्टेड टू नॉइज, ये एक स्पीकिंग ट्री है, और इसमें जो मेनली कहा गया है कि किस तरीके से आजकल हम एक शोरगुल वाली एक वातावरण में जीने की आदी हो चुके हैं। जैसे कि कोई त्यौहार भी होता है, गणपति के त्यौहार हो रहे हैं, जन्माष्टमी हो रहा है, सरस्वती पूजा, तो इतनी लाउड म्यूजिक बजता है, और मतलब उसमें भक्ति कहाँ होती है समझ में नहीं आता। तो आजकल जो व्यक्ति होता है वो एक एकांतवास जो पुराने ज़माने में होता था कि आपको जब खुद को जानना हो, ईश्वर से जुड़ना हो, तो क्या एक एकांतवास की जो एक परिकल्पना थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जाती है। अगर व्यक्ति अकेला भी कहीं जा रहा है, आप एयरपोर्ट में देखेंगे तो, जो कि इस आर्टिकल में सारा कुछ लिखा हुआ है कि एक तो जा रहा है तो वो कुछ भी वीडियो लेके देखने लगता है जिसमें कोई एंकर बैठा हुआ है, 4 आदमी बैठे हैं, बहस कर रहे हैं आपस में, जिसका आपके जीवन में कोई मतलब नहीं है, उसमें कुछ भी ढंग की ऐसी बातें नहीं की जा रही हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है, लेकिन लोग बैठ के देखता रहता है। तो कहीं भी इंसान अगर अकेले भी होता है तो वो अकेला नहीं होता, सोशल मीडिया उसके साथ होता है, सोशल मीडिया का शोरगुल उसके साथ होता है। तो एकांतवास जो है, वो एकाकीपन जो है, वो इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, जो कि एक आपको स्पिरिचुअल
पावर से कनेक्ट करता है, आपको अपने अंदर के पावर से कनेक्ट करता है। तो ये एक जो ख़त्म होता जा रहा है, तो उससे जुड़ने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और जो ये त्यौहार, क्योंकि जो त्यौहार और फेस्टिवल्स में जो इस तरीके के शोरगुल दिख रहे हैं, ये पहले इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। पहले शांति से सारा कुछ होके गुजर जाता था, मगर अब हर कोई भी त्यौहार हो, सब में शोरगुल होता रहता है। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि हमेशा की तरह, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कॉलम है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसके बाद स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है कि बुडापेस्ट, हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में चेस ओलंपियाड हो रहा है, और वहाँ पे हमारे जो चेस प्लेयर हैं, जो यंगेस्ट चेस प्लेयर्स आ रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ बाकी न्यूज़ भी मैं आपको जब एक बार इसका सबका रिजल्ट आ जाए तो इसके बारे में बताऊंगी। फिर एशिया कप हो रहा है इसमें हॉकी में, उसमें भी भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, और वो लगातार जीत हासिल कर रहा है। तो इसका भी फाइनल जो भी आउटकम होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद बस इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।